अलेक्जेंडर द ग्रेट बुक समरी। क्या आपको इंग्लैंड अलेक्जेंडर के बारे में जानना है? अलेक्जेंडर द ग्रेट में हम इतिहास के सबसे शक्तिशाली योद्धा और सबसे महान सेनापति सिकंदर महान की कहानी के बारे में जानेंगे। इस कहानी में हम उनकी जिंदगी की शुरुआत से उनके अंत तक होने वाली हर अहम घटना और युद्ध के बारे में बात करेंगे। ये बुक समरी उन लोगों के लिए है जो इतिहास पढ़ना पसंद करते हैं, जो सिकंदर महान के इतिहास के बारे में जानना चाहते हैं, जो ग्रीस के प्राचीन इतिहास के बारे में जानकारी हासिल करना चाहते हैं। इस बुक के लेखक हैं फिलिप फ्रीमैन जी ने ये बुक लिखी है। उन्होंने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से फिलॉसफी, स्टिक भाषाओं और लिटरेचर पर पीएचडी की है। उनकी किताबों के चर्चे न्यूयॉर्क टाइम्स और वॉल स्ट्रीट जर्नल में हो चुके हैं। वे लूथर कॉलेज में क्लासिक्स के प्रोफेसर हैं। यह किताब आपको क्यों पढ़नी चाहिए? आप सभी ने सिकंदर महान का नाम जरूर सुना होगा, लेकिन क्या आपको कभी यह जानने की कोशिश की कि वह कौन था? यह किताब आपको सिकंदर के पूरे इतिहास के बारे में बताती है। सिकंदर ने बहुत छोटी उम्र में ही बहुत बड़े बड़े काम किए थे। वे अपने रास्ते में आने वाले सभी राज्यों को जीतते गए और अपने नाम के आगे महान की उपाधि हासिल की। उनकी कहानी बहादुरी, समझदारी और रोमांच से भरी पड़ी है। इसे पढ़कर आप जानेंगे कि सिकंदर ने क्या किया था, जिससे आज उसकी मौत के 2300 साल बाद भी हम उसकी कहानी पढ़ रहे हैं और इसके बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं। इसे सुनकर आप जानेंगे सिकंदर की पूरी जिंदगी कैसे बीती। सिकंदर अपने एक दुश्मन के मर जाने पर दुखी क्यों हुआ? सिकंदर की वजह से बाकी धर्मों को फैलने में मदद कैसे मिली? सिकंदर में छोटी उम्र से ही महानता हासिल करने के लक्षण दिखाई देने लगे थे। सिकंदर मैसेडोनिया के एक छोटे से राज्य में 356 बीसी में पैदा हुए थे। उनकी माँ का नाम ओलंपियास था और उनके पिता का नाम फिलिप द्वितीय था, जो उनसे बहुत छोटी उम्र से ही खुश हो गए थे। फिलिप द्वितीय ने ग्रीस के सभी राज्यों पर जीत हासिल की। जब 13 साल के थे तब उनके राज्य में एक व्यापारी एक घोड़े का सौदा करने आया। उसने इस घोड़े की कीमत बहुत ज्यादा रखी थी, क्योंकि ऐसा माना जाता था कि उस घोड़े को ट्रेन नहीं किया जा सकता था। फिलिप द्वितीय ने घोड़े को लेने से इनकार कर दिया, लेकिन सिकंदर ने जिद की कि वे घोड़ा खरीदेंगे। इस पर फिलिप द्वितीय को गुस्सा आ गया। उन्होंने कहा अगर सिकंदर घोड़े को ट्रेन कर सके तो वे उसे खरीद लें। सिकंदर ने समझदारी दिखाई। उन्होंने देखा कि घोड़ा अपनी परछाई देखकर और जा रहा था और कूदने लग गया था। इसे सिकंदर ने शाम हो जाने के बाद घोड़े पर सवारी की। उन्होंने उस घोड़े का नाम बासोफेरस रखा था, जो उनका बहुत अच्छा साथी बन गया था। फिलिप द्वितीय यह देखकर बहुत खुश हो गए। उन्होंने सिकंदर की तारीफ की, लेकिन उनकी खुशी ज्यादा देर तक नहीं रही। जब सिकंदर बहुत ज्यादा फेमस होने लगे और उन्होंने लड़ाई में फिलिप को हरा दिया, तब फिलिप द्वितीय को गुस्सा आ गया। उन्होंने सिकंदर की प्रसिद्धि को फैलने से रोकने का फैसला किया। उन्होंने सिकंदर की मां से तलाक ले लिया और दूसरी शादी कर ली। उन्होंने सिकंदर को भी शादी में बुलाया ताकि लोगों को इस बात का शक न हो कि उन्होंने सिकंदर को ईर्ष्या के मारे निकाल दिया था। ग्रीस की शादियों में एक प्रथा का नाम बैकचेट है, जिसमें लोग पेट भरकर शराब पीते हैं। इस प्रथा के दौरान जब एक व्यक्ति ने राजा को एक नई जिंदगी और एक नए बारिश के लिए बधाई दी, तो सिकंदर को गुस्सा आ गया और उन्होंने अपना कप टेबल के ऊपर उस तरफ फेंक दिया। फिलिप द्वितीय ने अपनी तलवार निकाली, पर पेट शराब से भरा होने की वजह से वो नीचे गिर गए। इसके बाद सिकंदर और उनकी माँ वह बात छोड़कर एपिरस के पहाड़ों में भाग गए। बाद में कुछ समझौते हुए और भी वापस आ गए। अपने राज्य में वापस आने के बाद सिकंदर दूसरे देशों को जीतने के लिए निकल पड़े। सिकंदर ने अपना विजय अभियान 20 साल की छोटी सी उम्र से ही कर दिया था। उन्होंने सबसे पहले अपने राज्य मैसेडोनिया के दंगों और विवादों को सुलझाया। फिर उन्होंने सेना को अपनी तरफ करके राजगद्दी के मालिक बन गए। इसके बाद उन्होंने फैसला किया कि वे वहीं से शुरू करेंगे जहां उनके पिता ने खत्म किया था। उन्होंने सबसे पहले पथरिया पर जीत हासिल करने का फैसला किया, जिससे वह उनके राज्य के बसरों में अपनी टांग न आए।
लेकिन उससे पहले सिकंदर को और भी जरूरी काम करने थे। उनके राज्य में बहुत सारे विद्रोही थे जो समय समय पर समस्या पैदा करते थे। थीव्स के दक्षिण भाग में एक विद्रोही ने सिकंदर को संकी घोषित कर दिया था। सिकंदर ने फैसला किया कि वे अभी उसको सबक सिखाएंगे। सिकंदर ने थीव्स पर हमला करके 6000 लोगों को मार दिया और उस शहर को तबाह कर दिया, जिससे बाकी के सभी विद्रोही चुप हो गए। इसके बाद सिकंदर ने अपना अभियान शुरू किया। 334 बीसी में सिकंदर अपनी सेना लेकर ग्रॉन्सियस नदी के किनारे बसे शहर ट्रॉय पर हमला करने निकल पड़े। सिकंदर के सेनापति पार्मेनियन ने उन्हें सलाह दी कि वे नदी के पास वाले मैदान में युद्ध ना करें, क्योंकि नदी के बहाव से उनकी सेना टूट सकती है। लेकिन सिकंदर ने नदी को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर लिया। प्रिया से युद्ध करते समय सिकंदर शुरू में थोड़े से हार नहीं लगे, लेकिन बाद में उन्होंने अपने युद्ध कौशल से सबको चौंका दिया और राजा के सन इन लॉ दामाद को मार दिया। इसके बाद प्रिया की सेना के पास वापस जाने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। सिकंदर कभी भी जीत की खुशी मनाने के लिए नहीं रुके। प्रिया के कुछ शहरों पर कब्जा करने के बाद उन्होंने सार्डिस और एफिसस पर कब्जा किया। फिर वे मिलेटस के लिए रवाना हुए। मिलेटस पर्सिया की नेवी का बेस था, जो कि सिकंदर की जीत का अहम हिस्सा था। वहां के लोगों ने शुरू में कहा कि वे सरेंडर कर रहे हैं, लेकिन बाद में सूचना आई कि वहां की सेनाएं हमले के लिए बहुत तेजी से बढ़ रही हैं। जब सिकंदर हमले की तैयारी कर रहे थे, तब पार्मेनियन ने देखा कि एक चील ने जहाज पर अपनी चोंच मारी। पार्मेनियन ने इसका मतलब यह निकाला कि भगवान उन्हें संदेश दे रहे हैं कि सबसे पहले प्रिया नेवी पर हमला करें, फिर मिलेटस के लिए निकले। लेकिन सिकंदर ने उसका अलग मतलब निकाला। उन्होंने कहा कि वो चील का मुंह पानी की तरफ था, इसलिए उन्हें सबसे पहले मिलेटस पर ही हमला करना चाहिए। उनका यह फैसला समय के साथ एक शानदार जीत में बदल गया। इसके बाद सिकंदर ने ग्रीस की नेवी को छोड़ दिया। सिकंदर के एक इतिहासकार ने सिकंदर से कहा कि उनके जहाज प्रिया के जहाजों के सामने टिक नहीं पाएंगे, इसलिए उन्हें एक साथ हमला करने के बजाय पहले पूर्वी मेडिटेरियन कोस्टलाइन पर हमला करना चाहिए, जिससे पर्सिया की जहाजों का कोई ठिकाना नहीं रह जाएगा। फिर भी आसानी से उसे हरा सकते हैं। इसके बाद सिकंदर ने रुकने का नाम नहीं लिया। वे हर जगह हमला करते गए और जीत हासिल करते गए। टेलमेसस के शहर पर हमला करने के लिए सिकंदर ने एक अलग ही पैटर्न अपनाया। उन्होंने वहां के सैनिकों के लिए कुछ डांसर्स को भेजा। जब वहां के सभी सैनिक शराब के नशे में धुत होकर सो रहे थे, तो डांसर्स ने उनकी हत्या कर दी और सिकंदर ने आसानी से उस शहर पर कब्जा कर लिया। किस्मत ने कभी सिकंदर का साथ नहीं छोड़ा। सिकंदर अब एनाटोलिया पर हमला करने के लिए तैयार था, लेकिन इसी बीच उसे पता चला कि पैसे का सबसे बड़ा, सबसे महान सेनापति मेमोन अपनी सेना के साथ ग्रीस पर हमला करने के लिए रवाना हो गया था। सिकंदर जानता था कि मैसेडोनिया के लोग पहले से उसके खिलाफ विद्रोह कर रहे हैं, और ऐसे में अगर मेमोन ने हमला किया तो उसके देश के लोग अपनी इच्छा से उसकी हुकूमत मान लेंगे और वह अपनी मातृभूमि को खो देगा। इसलिए उसने फैसला किया कि वह वापस जाकर अपने राज्य को बचाएगा। लेकिन उसे ऐसा करने की जरूरत नहीं पड़ी। मेमोन की तबीयत रास्ते में ही अचानक से खराब हो गई और वह मर गया। प्रिया के राजा डेरियस ने फैसला किया कि वे अपनी सेना को वापस बनाएंगे और सिकंदर से सीधा युद्ध करेंगे। उनके सबसे सेनापति की मौत ने उनकी ताकत को काफी कम कर दिया था। इसके बाद सिकंदर आगे बढ़े। दक्षिण टर्की पर पहुंचने पर गर्मी काफी हद तक बढ़ गई थी। सिकंदर ने सिडनस नदी में नहाने का फैसला किया। नदी का पानी इतना ठंडा था कि उन्हें सर्दी लग गई और उनकी तबीयत काफी हद तक खराब हो गई। बहुत सारे लोगों ने कहा कि सिकंदर अब जिंदा नहीं बचेंगे। किस्मत ने उनकी सेना में एक डॉक्टर था जिसका नाम फिलिप था। सिकंदर उसे बचपन से ही जानते थे। उसने कहा कि वह सिकंदर का इलाज कर सकता है, पर वह इलाज बहुत खतरनाक है। अगर उसमें थोड़ी सी भी गलती हुई तो सिकंदर की जान भी जा सकती है। इस पर सिकंदर के कुछ भरोसेमंद लोगों ने सिकंदर को चेतावनी दी कि शायद फिलिप दुश्मनों से मिला हो और जानबूझकर सिकंदर को मार दे। सिकंदर ने फैसला किया कि वे इलाज करवाएंगे फिलिप से और उसके इलाज से शायद भी बच जाए, लेकिन इस बीमारी से वे बिल्कुल भी नहीं बच पाएंगे। सिकंदर ने दवाई खाई और कुछ ही दिनों में वे ठीक हो गए। इसके बाद उन्होंने फिर से अपना अभियान शुरू कर दिया। सिकंदर और डेरियस का सामना इसस के युद्ध के मैदान में हुआ। 23 साल की उम्र में सिकंदर ने रसिया के राजा डेरियस का सामना किया,
डेरियस ने उम्मीद की थी कि उनका सामना एक खुले मैदान में होगा जहां वह आसानी से उसे हरा सकता है, लेकिन उसका सामना पिनेरस नदी के किनारे एक पतली सी जमीन पर हुआ। यह युद्ध इतिहास के सबसे यादगार युद्धों में से एक था। शुरू में सिकंदर की सेना हारने लगी। सिकंदर डेरियस की सेना को चीरते हुए सबसे पीछे चला गया और फिर उसे पीछे से हमला करना शुरू कर दिया। इससे पर्सिया की सेना कमजोर पड़ने लगी और डेरियस युद्ध हारने लगा। तभी डेरियस और सिकंदर का आमना सामना हुआ। सिकंदर ने इसे हरा दिया, लेकिन डेरियस किसी तरह से युद्ध से जिंदा बचकर निकल गया। सिकंदर और डेरियस की युद्ध की एक फोटो पाम्पेट शहर के एक म्यूजियम में लगी है। इसके बाद सिकंदर पिया के बहुत सारे राज्यों पर काबू पा लिया। उसने डेरियस की माँ और बच्चे को बहुत सम्मान के साथ रखा और उन्हें भरोसा दिलाया कि वे उनके बच्चे की बहुत अच्छी परवरिश करेंगे। कुछ दिन के बाद डेरियस ने सिकंदर को एक सोयानामा भेजा जिसमें लिखा था कि वे सिकंदर को अपनी पूरी एशिया माइनर देने के लिए तैयार हैं अगर वे उनके परिवार को आजाद कर दें। सिकंदर जानता था कि उनके सलाहकार उसे यह सौदा मान लेने के लिए कहेंगे, लेकिन सिकंदर को रुकने का कोई इरादा नहीं था। उसने सौदे को मानने से इनकार कर दिया। धीरे धीरे सिकंदर ने पूरे पर्सिया पर कब्जा कर लिया। मिस्र में सिकंदर का सफर उसकी जिंदगी का एक खास सफर साबित हुआ। इस अर्ज का युद्ध जीतने के बाद सिकंदर ने 1 साल का सफर किया और रास्ते में आने वाले सभी राज्यों को जीतते गए। मिस्र के लोगों ने सिकंदर का विरोध नहीं किया क्योंकि वे सालों से चल रहे रसिया के लोगों के राज से तंग आ चुके थे। सिकंदर ने वहां के लोगों को भरोसा दिलाया कि वो उनके लिए एक अच्छे राजा साबित होंगे, उनके जीने के तरीकों की इज्जत करेंगे। मिस्र घूमने के बाद सिकंदर ने फैसला किया कि वे मिस्र में एक ऐसा शहर बनाएंगे जहां से ग्रीस का व्यापार बढ़ सके, साथ ही सारी दुनिया का उस शहर से व्यापार हो सके। इस शहर का नाम अलेक्जेंड्रिया पड़ा। सिकंदर के सपने में एक बुजुर्ग व्यक्ति ने उनसे फेरोस के आइलैंड के बारे में बात की। सिकंदर उठते ही समझ गए कि उन्हें अपना शहर कहाँ बनाना है। उन्होंने फैसला किया कि वे अपना शहर मिस्र के तट पर फेरोस आइलैंड के सामने बनाएंगे। शहर की सीमाओं के निशान बनाने के लिए सैनिकों ने अनाज से एक लाइन बनाना शुरू कर दिया, लेकिन जब उन अनाजों को चिड़िया ने खा लिया तब उन्हें गुस्सा आ गया। उन्होंने इसका मतलब यह निकाला कि भगवान उन्हें शहर बनाने से रोक रहे। लेकिन सिकंदर की भविष्य बताने वाले ने कहा कि यह एक अच्छा संकेत है। उसने बताया कि यह संकेत इस शहर की वजह से सारी दुनिया तक अनाज पहुंच पाएगा, जिससे सबका पेट भरेगा। इसके बाद सिकंदर सहारा से होकर अम्मान के ऑरिकल के पास पहुंच गए। उन्होंने उनसे कहा कि क्या वह इस दुनिया पर जीत हासिल कर पाएगा। ऑरिकल ने हाँ में जवाब देते हुए कहा कि वे इतिहास को बदलने के लिए पैदा हुए। इस घटना का उनके जीवन पर बहुत असर पड़ा। बेबीलोन शहर के लिए रवाना होते ही सिकंदर का सामना फिर से डेरियस के साथ हुआ। ईस्ट में अपनी यात्रा पूरी करने के बाद जब सिकंदर ने यूफ्रेटस और टिग्रिस नदी को पार किया तो उनका सामना फिर से डेरियस के साथ हुआ। इस बार डेरियस की सेना बहुत बड़ी थी और साथ ही उसके पास भारत के बहुत बड़े बड़े हाथी थे। सिकंदर और डेरियस के बीच गुआगामेरा के मैदानों में एक बार फिर से एक शानदार युद्ध हुआ। मैदान पूरी तरह से खुला था और सिकंदर जानता था कि डेरियस की सेना उसका पूरा फायदा उठाएगी। सिकंदर ने एक प्लान के बारे में सोचा जो कि खतरे से खाली नहीं था, लेकिन सिकंदर के पास कोई और रास्ता भी नहीं था। सिकंदर ने अपनी सेना को डेरियस की सेना के बीच घुसाने का फैसला किया, जिससे वे सभी को आसानी से मार सके। इसके पहले कि सिकंदर डेरियस तक पहुंच पाता, उसे पता लगा कि कोरिया की सेना भी उसकी सेना के बीच घुस गई है और उसके लोगों को मार गई है। सिकंदर अपने लोगों को बचाने के लिए वापस गया। उसने बहादुरी से डेरियस की सेना के साथ मुकाबला किया और अंत में वह बेबीलोन जाने के लिए आजाद हो गया। बेबीलोन जैसा खूबसूरत शहर सिकंदर ने आज तक नहीं देखा था। वह शहर लगभग 300 फीट की ऊंची दीवारों से घिरा हुआ था और अंदर जाने के लिए उसमें हर जगह ब्रॉन्ज के गेट लगे थे। वह पूरा शहर छोटे छोटे चौकोर भागों में बटा हुआ था। बेबीलोन के लोग भी प्रिया के लोगों के राज से तंग आ चुके थे, इसी उन्होंने सिकंदर का जमकर स्वागत किया। कोई भी लड़ाई नहीं हुई। जब सिकंदर ने बेबीलोन को अपने राज्य में शामिल कर लिया तो उसका राज्य 3 महाद्वीपों तक फैल गया और उसके राज्य में दर्जनों रीति रिवाज वाले अलग अलग लोग शामिल हो चुके थे। बेबीलोन से निकलने के बाद सिकंदर खर्सिया की पहाड़ियों से होकर पर्सेपोलिस जाने लगा। पर्सेपोलिस पर्सिया की राजधानी थी। वहां पर हमला करना सिकंदर के लिए नुकसान का कारण बनी।
पथरिया की बची हुई सेनाओं ने सिकंदर का जमकर मुकाबला किया, जिससे उसे अपने लोगों का नुकसान हुआ। इसके बाद सिकंदर को पहाड़ों से होकर जाने का दूसरा रास्ता मिला। सिकंदर ने उस रास्ते से होकर पर्सिया पर हमला किया और वहां के सैनिकों की रात में हत्या कर दी। इस तरह से उसने अपने लोगों की मौत का बदला लिया और पर्सेपोलिस पर कब्जा किया। पर्सेपोलिस पर कब्जा करने के बाद सिकंदर ने अपने लोगों को वहां लूटपाट मचाने से नहीं रोका। वह जानता था ऐसा करने से वह अपने लोगों का भरोसा खो देगा और उसके साथ ही सब कुछ खो देगा। इसके बाद पर्सेपोलिस में शराब के नशे में सिकंदर ने एक बहुत बड़ी भूल कर दी। एक महिला ने उन्हें शराब के नशे में सलाह दी कि वे रसिया के राजमहल में आग लगा दें, जिससे यह साबित हो कि सिकंदर ने बरसों से चल रहे प्रिया के लोगों के राज का अंत कर दिया है। सिकंदर ने महल में आग लगा दी, लेकिन थोड़ी देर बाद उसने अपना होश संभाला। आग बुझाने की कोशिश की गई, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं हुआ। इस घटना के बाद ही ग्रीस के लोग महिला और शराब की बुराई करने लगे। इसलिए पहले के ग्रीस के लोगों ने ट्रॉय में हुई गलतियों का इल्जाम हेलेन पर लगाया था। इसके बाद सिकंदर ने अपने ईमानदार दुश्मन डेरियस की खोज में निकले। उसने डेरियस के एक रिश्तेदार बेसस का इस्तेमाल कर डेरियस को पकड़ा। बेसस को अब पर्सिया का राजा बना दिया गया था। जब सिकंदर ने डेरियस को पकड़ लिया, तब बेसस ने डेरियस को मार दिया और भाग गया। इस पर सिकंदर बहुत दुखी हुआ। उसकी नजर में यह बिल्कुल भी ठीक नहीं था कि किसी को धोखे से मार दिया जाए। बेसस की खोज में सिकंदर हिमालय को पार करता हुआ अफगानिस्तान आ गया। सिकंदर यह जानने के लिए उत्सुक था कि बेसस ने अपने राजा और अपने रिश्तेदार को ऐसे क्यों मारा। इसके अलावा वह उसकी कायरता के लिए उसे सजा देना चाहता था, इसलिए वह उसकी खोज में निकल पड़ा। उसने अपने सैनिकों को एक बहुत अच्छी स्पीच दी, जिससे उनके सैनिकों के अंदर जोश आ गया और वे उसके साथ चलने को तैयार हो गए। इससे पहले सैनिक डेरियस की मौत को लेकर खुश थे, क्योंकि वे सोच रहे थे अब युद्ध खत्म करके भी अपने घर जा सकेंगे। लेकिन यह अंत नहीं था। रास्ते में उन्हें कुछ पहाड़ों का सामना करना पड़ा, जो कि अफगानिस्तान में। यह पहाड़ उनकी मुसीबत का कारण बन गया। रास्ता बहुत सकरा होने की वजह से सेना को एक सीधी लाइन बनाकर चलना पड़ा। ठंड बहुत ज्यादा थी और उस पहाड़ को पार करने में उन्हें 5 दिन लग गए। बेसस ने पहाड़ों पर अपनी सेना नहीं लगाई थी, क्योंकि वह सोच रहा था सिकंदर पहाड़ों के रास्ते कभी नहीं आ पाएगा, क्योंकि पहाड़ की ऊंचाई 15,000 फीट से ज्यादा थी। लेकिन वह गलत सोच रहा था। अंत में सिकंदर बैक्टीरिया की जमीन पर पहुंच गया। 329 बीसी में सिकंदर ने बेसस को पकड़ लिया। वह जिस गांव में छुपा था, वहां के लोगों ने उसे खुशी से सिकंदर के हवाले कर दिया। अब सिकंदर ने बेसस से पूछा कि उसने अपने राजा को क्यों मार दिया, तो बेसस ने कुछ ऐसा जवाब दिया जो उसकी मौत की वजह बना। उसने कहा कि उसने डेरियस को इसलिए मारा क्योंकि उसे लगा ऐसा करने पर सिकंदर खुश हो जाएगा। अगर वह वाकई सिकंदर को खुश कर रहा था, तो वह सिकंदर से भाग क्यों रहा था। सिकंदर उसके जवाब से संतुष्ट नहीं हुए। उसने उसे टॉर्चर करना शुरू कर दिया और अंत में उसने डेरियस के परिवार वालों के हवाले कर दिया, जहां उसे मार दिया गया। सिकंदर घूमता फिरता भारत आ पहुंचा। जब उसे एहसास हुआ कि उसकी सेना अब और लड़ाई नहीं कर सकती, सिकंदर की निगाह अब हिंदुस्तान पर थी। उसे लगा भारत को जीत कर वह इस दुनिया का राजा बन जाएगा। उसका यह प्लान शुरू में ठीक चला, लेकिन इसमें भी वह बहुत कंफ्यूजन में था। जब सिकंदर तक्षशिला, जो अब पाकिस्तान में है, गया, तो वहां अपने सामने से कई सारे हाथी और लोगों को आते देख डर गया और सोचने लगा वे युद्ध करने आ रहे हैं। जब वहां के राजा ओम्प्टिस ने उन्हें घबराया हुआ देखा, तो उन्होंने बताया कि वह उनके स्वागत करने का तरीका है। लेकिन भारत के कुछ राजाओं ने सरेंडर करने से मना कर दिया। इसमें सबसे ऊपर नाम आता है पोरस का। पोरस से युद्ध के दौरान सिकंदर का घोड़ा बासुफेरस मर गया। सिकंदर युद्ध तो जीत गया, लेकिन उसके हाथ सिर्फ निराशा ही लगी। उसने अपने घोड़े के नाम पर इस शहर का नाम बासुपेरस रखा। इसके बाद वह अपनी सेना को प्रेरित करने में नाकामयाब हुआ। वह पुराने अंदाज में स्पीच नहीं दे पाया। इस पर उसके एक जनरल ने स्पीच दी और उसने सिकंदर से कहा कि सैनिकों को गर्व है कि वे लोग इतनी दूर तक हर मुश्किल का सामना करते हुए आए, लेकिन अब वे अपने परिवार वालों से मिलने के लिए बेताब है। जनरल ने सिकंदर को इस बात के लिए मनाया। उसने कहा कि यह सबसे अच्छा होगा कि अगर वे वापस घर जाएं और एक नई सेना के साथ एक नई शुरुआत करें। सिकंदर 7 साल से अपने घर से दूर अपने सैनिकों के साथ युद्ध करता आया था। उसने इसी बीच एक रुखसाना नाम की लड़की से शादी भी कर ली थी। अब उसके सैनिक थक चुके थे और घर जाना चाहते थे। सिकंदर ने उस पर विचार किया। फिर 7 साल बाद उसने घर वापस जाने का फैसला लिया।
घर जाने का रास्ता आसान नहीं था। सिकंदर पानी में डूबकर मरते मरते बचा। उसकी सेना गैडेसियन रेगिस्तान में खत्म होते होते बची। आखिरकार 3 साल बाद वह अपने घर पहुंच ही गया। जब वह अपने घर पहुंचा तब मैसेडोनिया इतिहास का सबसे बड़ा राज्य बन गया। लेकिन सिकंदर इससे संतुष्ट नहीं था। घर के रास्ते में वह आगे युद्ध करने का प्लान बना रहा था। वह अरबी और उत्तरी तटों पर कब्जा करने के बारे में सोच रहा था। वह पूरी अफ्रीका पर जीत हासिल करना चाहता था। वह रोम के लोगों से निपटने के बारे में सोच रहा था, लेकिन वह अपने सपनों को पूरा करने के लिए जिंदा नहीं बचा। एक दिन जब सिकंदर बेबीलोन शहर में जा रहा था, वहां के पुजारियों ने उसे रोका और चेतावनी दी कि उसे उस समय शहर नहीं जाना चाहिए। उन्होंने चेतावनी दी, जब सूरज डूब रहा हो तब पश्चिम की तरफ जाना ठीक नहीं है। लेकिन सिकंदर ने उनकी बात नहीं मानी। सिकंदर बेबीलोन की तरफ निकल पड़ा। वहां जाते ही उसके ऊपर बददुआएं बरसने लगे और उसे घबराहट होने लगी। जब वह नाव पर सवार था तो हवा की वजह से उसका मुकुट उड़ गया। उसके बाद जब वह कुछ दिन बाद वापस लौटा तो उसने देखा कि एक मुजरिम ने उसका मुकुट पहना है और उसके सिंहासन पर बैठा है। एक रात उन्होंने ज्यादा शराब पी ली। इसके बाद उनकी तबीयत बहुत खराब हो गई। धीरे धीरे यह तय हो गया कि अब वे नहीं बचेंगे। मरते मरते जब से लोगों ने सिकंदर से पूछा कि उनका वारिस कौन होगा, तो सिकंदर ने कहा जो सबसे शक्तिशाली होगा। इस तरह से हर लड़ाई जीतने वाला सिकंदर मौत के साथ अपनी आखिरी लड़ाई हार गया। सिकंदर की कहानी इस पूरी दुनिया के लिए एक प्रेरणा है। सिकंदर की 10 साल के अभियान ने ग्रीस की सभ्यता को दूर दूर तक फैला दिया। उसका साम्राज्य इतना बड़ा हो गया था कि उसकी मौत के बाद वह टूटने लगा। प्रिया और भारत को सिकंदर ने पूरी तरह से बदल दिया। भारत के बहुत सारे रीति रिवाजों में ग्रीक सभ्यता के कुछ भाग देखने को मिलते हैं। बुद्ध की मूर्तियां ग्रीस के अपोलो देवता से मिलती हैं। इसके अलावा सिकंदर अपनी फिलॉसफी के लिए भी जाने जाते थे। इस तरह से सिकंदर की फिलॉसफी दूर दूर तक फैलने लगी और इस्लाम धर्म में भी देखने को मिली। रोम में सिकंदर का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा, क्योंकि सिकंदर कभी रोम नहीं गया, लेकिन रोम ने ग्रीक भाषा को ही अपनी भाषा बनाया। जब सिकंदर मरा तब रोम की शुरुआत हुई थी और वहां के लोगों ने ग्रीस की बहुत सारी परंपराओं और कलाओं को अपनाया। इसके अलावा ज्यूइश और पहले के समय के क्रिश्चियन लोगों ने ग्रीक भाषा का इस्तेमाल किया। मेडिटेरियन में सिकंदर के बाद ग्रीक ही सबसे प्रसिद्ध भाषा थी, जिसका इस्तेमाल क्रिश्चियन ने अपने धर्म को फैलाने के लिए किया। वे इसी भाषा में लोगों को उपदेश देते थे और अपने धर्म के बारे में बात करते थे। सिकंदर के बाद बहुत सारे विजेता पैदा हुए, लेकिन किसी ने भी उस हद तक जीत हासिल नहीं की। इनमें से कुछ नाम हैं: जूलियस सीजर, अगस्टस, नेपोलियन। इन सभी ने सिकंदर की बराबरी करने की कोशिश की, लेकिन कोई भी इसमें सफल नहीं हो पाया। इतिहास में बहुत सारे महान योद्धा आए और गए, लेकिन कोई भी सिकंदर जितना परिश्रम नहीं कर पाया। सिकंदर ने जितनी भी लड़ाइयां लड़ी सब में जीत हासिल की। 10 साल लगातार युद्ध करने के बाद वे अपनी सेना को लेकर वापस आए। छोटी उम्र में मौत हो जाने की वजह से, बिल्कुल 32 साल की उम्र में, वे पूरी दुनिया के राजा नहीं बन पाए, लेकिन उस छोटी उम्र में भी उन्होंने बहुत सारे काम किए। अब आपको ये बुक समरी कैसी लगी ये जरूर बताइए। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग। हैव अ नाइस डे।